नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 33 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में। एंड इस फिजिक्स ऑप्शनल की क्लास में हम करने वाले ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। दोस्तों, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो मैंने प्लेलिस्ट पे हालांकि हमारा जो बीच का टॉपिक था, ठीक है ना, हमारा जो बीच का टॉपिक था वो +2 लेवल का टॉपिक आ गया था बीच में। तो वो +2 लेवल के टॉपिक के लिए मैंने अलग पांडे सर के जो जेई के लेक्चर्स है वो वहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैट पार्ट, ठीक है ना। ये वाला जो भी पार्ट है जो आपको इधर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन +2 लेवल एंड यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है ना। और ये यूपीएससी में इसका प्रूफ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी पूछ सकता है कभी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक कि हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था, लेकिन उसके बाद में मैंने ये वाला जो पार्ट है ये और यहाँ इतना ही, ठीक है ना। तो यहाँ तक के मैंने अलग पांडे सर के फिजिक्स वाला के डाल दिए हैं वीडियोस अपने प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। देखिए दोस्तों, ये ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ने क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना। कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मान लीजिए वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे, मान लीजिए n पार्टिकल्स है और वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे मान लीजिए, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट सेपरेशन पे n पार्टिकल्स यदि है तो उनका ग्रेविटेशनल, यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी भी लिख देना, ठीक है ना, चलेगा। या तो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी लिखिए या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी लिखिए, ठीक है ना, बात एक ही है। तो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी बोलो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी बोलो। तो मान लीजिए कोई n पार्टिकल्स का सिस्टम है और वो n पार्टिकल्स का सिस्टम मान लीजिए इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। इनफाइनाइट सेपरेशन पे यदि है तो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन की एनर्जी है, ठीक है ना। तो यदि n पार्टिकल्स के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन पे होने की वजह से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, ऐसे केस में, इनफाइनाइट सेपरेशन वाले केस में। लेकिन मान लीजिए कि ये जो इनफाइनाइट सेपरेशन पे जो पार्टिकल्स है इनको मैं पास में लाता हूँ, ठीक है ना। तो पास में लाऊंगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सम पोटेंशियल विल डेवलप, ठीक है ना, कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो ये तो n पार्टिकल्स जो सेगे डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे उनके लिए ये बात लागू होती है। लेकिन अब देखिए दोस्तों कि इस पे कैसे ये बात लागू होगी, ठीक है ना। हमारे ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी जो स्फीयर की है, इस स्फीयर के केस में ये बात कैसे लागू होगी। देखिए दोस्तों, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना। मान लीजिए इस सॉलिड स्फीयर को मैं मान लेता हूँ कि ये स्फीयर है, ओके, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ठीक है ना। 3D में इमेजिन करना है तो मैं मान लीजिए जो स्पेरिकल शेल्स है, पहले ऑलमोस्ट जीरो रेडियस का स्पेरिकल शेल लूँगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा स्पेरिकल शेल लूँगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा स्पेरिकल शेल लूँगा, फिर उससे और बड़ा स्पेरिकल शेल लूँगा। ऐसे स्पेरिकल शेल्स को अगर मैं कॉन्सेंट्रिक रूप में, यानी कि इस कॉमन सेंटर के साथ, ये स्पेरिकल शेल्स को मैं यदि कॉमन सेंटर के साथ अरेंज करता जाऊँ, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सच स्फीयर्स बनाऊँ, तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सच हॉलो स्फीयर्स जो बिलियंस और ट्रिलियंस नंबर में होंगे, जिनकी थिकनेस निग्लिजिबल होगी, काफ़ी कम थिकनेस होगी और कॉन्सेंट्रिक होंगे, तो इनको अगर मैं ऐसा बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर बनाऊँ तो यहाँ पे मेरा एक कंटिन्यूस सॉलिड स्फीयर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो सॉलिड स्फीयर है वो इससे मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर से मिलके बना हुआ है, थीन कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर से मिलके बना हुआ है मेरा सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो कि आप, मैंने ये थीन हॉलो स्फीयर लिया है, ठीक है ना। सो दिस इज़ माय थीन हॉलो स्फीयर, ठीक है ना, जो मैंने लिया है। इसी को शेल भी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को शेल कहते हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ए शेल। तो ये शेल मैंने लिया है। तो देखिए दोस्तों, अब हमको करना क्या है। वी कैन कंसिडर द स्फीयर टू बी फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ मास पार्टिकल्स ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना। जैसे कि वो इनिशियली वो n पार्टिकल्स इन्फिनिटी पे थे, डिस्क्रीट n पार्टिकल्स, वैसे ही मान लीजिए जो सारे के सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो स्पेरिकल शेल्स है, ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पेरिकल शेल्स मान लीजिए शुरू में इन्फिनिटी डिस्टेंस पे थे,
ठीक है ना, ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी बोल रहा है ना, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे थे, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे थे तब उनका पोटेंशियल किसके बराबर था, 0 के बराबर था। अब मैंने उनको ला के अरेंज किया एक सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए, तो उनको ला के अगर मैं अरेंज करूंगा सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए तो सम पोटेंशियल विल डेवलप, ठीक है ना। तो वही हमको कैलकुलेट करना है कि कितना पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी होगा या फिर ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी होगा, ठीक है ना, इस सॉलिड स्फीयर का, जो कि इन ऐसे हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स थे मिलके बना है, ठीक है ना। तो इन ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव स्पेरिकल शेल्स अराउंड एन इनर स्पेरिकल कोर, ठीक है ना। ये देखिए पहले मान लीजिए इतना मैंने पार्ट ला लिया, ठीक है ना, मैंने ये 4 स्पेरिकल शेल लाया तो कुछ कोर बन जाएगी, ठीक है ना। ये एक शेल हो गई, ये दूसरी शेल हो गई, ये तीसरी शेल हो गई, ठीक है ना, 3 शेल की ये कोर हो गई। अब ये कोर के ऊपर मैं और डिपॉजिट करता जाऊंगा, तब तक डिपॉजिट करूंगा जब तक कि मुझे रेडियस कैपिटल आर नहीं मिल जाती, ठीक है ना। सो इन दिस वे आई विल ऑब्टेन द सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो स्पेरिकल कोर जो है स्मॉल आर रेडियस का है और अंटिल इट बिकम्स फुल फ्लेजेड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। मास ऑफ द शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये जो स्मॉल आर रेडियस का, अब देखिए दोस्तों, ये जो शेल है, ये शेल के रेडियस को चूंकि थिकनेस dr है, तो मैं इस छोटे से शेल का, बहुत ही कम थिकनेस के शेल का रेडियस भी r मान सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। सो मास ऑफ द शेल ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr, ठीक है ना। इसका मास किसके बराबर होगा, ये इतने पार्ट का, ठीक है ना। इस शेल का मास कितना होगा, ये जो 3 डायमेंशनल शेल है, ये 2 डायमेंशनल नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, ये फिगर 3 डायमेंशनल है, आपको 3D में इमेजिन करना है स्फीयर को। तो मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस dr, ठीक है ना, इसका मास निकालना है। तो देखिए क्या आएगा इसका मास, dm के बराबर होगा इसका मास, क्योंकि ये जो शेल है, ये शेल डिफरेंशियल वाला शेल है, मतलब छोटी सी निग्लिजिबल थिकनेस वाला शेल है। तो चूंकि ये निग्लिजिबल थिकनेस वाला, मतलब निग्लिजिबल है, बहुत छोटी थिकनेस वाला शेल है, बहुत ही पतला सा शेल है, तो डिफरेंशियल शेल होने की वजह से इसका मास भी डिफरेंशियल में आएगा, मतलब कि dm इसका मास होगा, ठीक है ना। सो dm को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और हमने बता रखा है कि ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक हर जगह डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब जितने भी मैं स्पेरिकल शेल्स ला रहा हूँ इन्फिनिटी से, उनकी सारों की डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, रो के बराबर होगी, और वही डेंसिटी फाइनल स्फीयर की भी होगी, ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग, ठीक है। सो आई विल देन डू दिस थिंग, ठीक है ना। थिकनेस dm का वैल्यू लिख दूंगा रो dv। नाउ व्हाट इज रो, ठीक है ना, ये रो पूरे के पूरे सॉलिड सिलेंडर का रो है, ठीक है ना। तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम मान लीजिए v है, तो v नीचे आ जाएगा। मास क्या है सॉलिड सिलेंडर का, कैपिटल R रेडियस के सॉलिड स्फीयर का, सिलेंडर नहीं स्फीयर, ठीक है ना, कैपिटल R रेडियस के सॉलिड स्फीयर का मास क्या है, स्मॉल m के बराबर है, ठीक है ना। तो स्मॉल m डिवाइडेड बाई v, नाउ वॉल्यूम इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है ना। सो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, इंटू dv का वैल्यू किसके बराबर होगा बताइए मुझे, dv का वैल्यू किसके बराबर होगा। ये जो छोटा सा शेल है, ठीक है ना, छोटा सा जो शेल है, जो बहुत ही कम थिकनेस वाला जो शेल है हमें जो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये शेल का अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ dv वॉल्यूम यदि मैं निकालना चाहूँ तो किसके बराबर होगा, इस शेल को यहाँ से काटिए, ठीक है ना, वॉल्यूम dv निकालना है ना इसका, तो इस शेल को यहाँ से काटिए, ठीक है, यहाँ से इस शेल को काट के एक क्यूबॉइड बनाइए, ठीक है ना, उसको स्प्रेड कीजिए, उस शेल को बीच में से काट के उसको एक चादर की तरह स्प्रेड कीजिए। तो चादर की तरह स्प्रेड करने के बाद में क्या आएगा, इसका जो एरिया आएगा 4πr² के बराबर आएगा, और इसका जो थिकनेस आएगा वो dr के बराबर आएगा, ठीक है ना। एरिया 4πr² क्यों आया, क्योंकि स्फीयर का एरिया होता है 4πr², तो ठीक है ना, रेडियस इसकी r है शेल की, तो 4πr² इसका क्या बोलते हैं सरफेस एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जो थिकनेस है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये किसके बराबर होता है, ये होता है वॉल्यूम के बराबर। तो 4πr² dr क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा इस थिन स्पेरिकल शेल का, तो 4πr² dr इसका वॉल्यूम हो गया, समझ में आ रही ना बात। तो रो इंटू dv, ठीक है ना, तो रो इंटू dv। नाउ दिस विल कम एज 4π कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से दिख रहा है क्लियरली, 4π चले जाएंगे,
ये 4 से ये 4 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, ठीक है ना। तो आई विल गेट 3m/r³ r² dr, ठीक है ना, ये मिल गया मुझे। नाउ पोटेंशियल ऑफ द कोर ऑफ रेडियस r, पोटेंशियल किसके बराबर होगा। अब ये अब देखिए दोस्तों, ये जब हमने ये वाला जो शेल लाया, ठीक है ना, अब देखिए गौर से, ये dr थिकनेस का, ये r रेडियस का और dr थिकनेस का जब हमने शेल लाया इन्फिनिटी से, तो ऑलरेडी इसके पहले तो मैं इससे स्मॉलर रेडियस के शेल ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुका हूँ। तो वो शेल तो यहाँ डिपॉजिटेड है, ठीक है ना, वो शेल यहाँ डिपॉजिटेड है ना। वो शेल यहाँ डिपॉजिटेड है तो यहाँ एक कोर बन गई है, ठीक है ना, एक कोर बन गई है। वो कोर भी रेडियस r के बराबर है, ठीक है ना। तो उस कोर का पोटेंशियल निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो उस कोर का पोटेंशियल निकालूंगा अब मैं। तो देखते हैं वो कोर का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। इस कोर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाले कोर की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ नज़र आ रही है आपको, ये कोर का, जब ये डिपॉजिट किया हमने, इस चीज़ को जब डिपॉजिट किया, तो ये जो कोर है अंदर की, इसका कुछ पोटेंशियल रहा होगा। तो इनके बीच में पोटेंशियल इंटरेक्शन का एक्सप्रेशन क्या आएगा वो निकालना है, इस कोर के बीच में और ये जो थिन स्फेरिकल शेल जो हम ला रहे हैं, इसके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनके बीच में, वो निकालना है हमको इंटरेक्शन होने के बाद। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू कोर ऑफ रेडियस r क्या होता है बताइए मुझे। पोटेंशियल v, एनर्जी नहीं, ठीक है ना, पोटेंशियल की बात चल रही है, सॉरी एनर्जी की बात नहीं चल रही है, पोटेंशियल की बात चल रही है। एनर्जी तो आगे, सेल्फ एनर्जी तो आगे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी तो आगे निकालेंगे। अभी पोटेंशियल v की बात चल रही है इंस्टेड ऑफ u की बात नहीं चल रही है, अभी v की बात चल रही है, ठीक है ना। तो v इक्वल टू किसके बराबर है बताइए मुझे। कोर का v किसके बराबर होगा बताइए। माइनस ये हो जाएगा -gm, ये कोर जो है सॉलिड स्फीयर है स्मॉल r रेडियस का, तो -gm और m डैश मान लीजिए इसका मास है, ठीक है ना, ओवर r के बराबर होगा, स्मॉल r के बराबर, ठीक है ना, -gm डैश ओवर स्मॉल r, ठीक है। तो -gm डैश यहाँ लिखते हैं, -gm डैश ओवर स्मॉल r, ये इसका पोटेंशियल है। तो बाद में मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा इस थिन शेल के, तो मुझे u मिल जाएगा। समझ में आ रही ना बात, पिछले क्लासेस में पढ़ाया है मैंने। तो -gm डैश ओवर r, नाउ m डैश का वैल्यू कैसे निकालोगे बताइए मुझे। ये जो इसका जो मास है, मान लीजिए ये जो अंदर वाला जो स्फीयर है, इसका मास आपको आउटर स्फीयर के टर्म्स में निकालना है। तो यूनिटरी मेथड लगाइए, मास इज इक्वल टू किसने कितने गुना होगा, m डैश विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r³ स्मॉल r³ अपॉन 4/3 पाई कैपिटल r³, ठीक है ना, यही होगा m डैश का वैल्यू। क्यों m डैश का वैल्यू ये होगा, आप प्रोपोर्शन वाली मेथड से लगाइए ना, प्रोपोर्शन वाली मेथड से अगर आप लगाते हैं तो m डैश का वैल्यू इसी के बराबर होगा, 4/3 पाई r³ अपॉन 4/3 कैपिटल r³। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि यूनिफॉर्म स्फीयर है। तो वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ इनके वॉल्यूम को, तो मुझे इसका मास मिल जाएगा इसके टर्म्स में, ठीक है ना, कैपिटल m प्राइम मिल जाएगा मुझे m के टर्म्स में, ठीक है ना। तो m इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। सो m प्राइम का वैल्यू आएगा 4 पाई r³ 4 पाई स्मॉल r³ अपॉन 4/3 पाई कैपिटल r³ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m प्राइम का वैल्यू, m प्राइम यानी कोर के मास का वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी होपफुली बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया वो बता रहा हूँ। मैंने पहले लिखा -gm प्राइम ओवर r, ठीक है ना, ये m प्राइम के बराबर है, ये m प्राइम के बराबर है। नाउ दिस m प्राइम विल बी इक्वल टू क्या, 4/3 पाई स्मॉल r³ अपॉन 4/3 पाई कैपिटल r³, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात। और ये मल्टीप्लाई इसको किससे करोगे, मेन वाले जो पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का m है उससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 4/3 पाई चले जाएंगे और ये मिल जाएगा m स्मॉल r³ अपन कैपिटल r³। समझ में आ रही है बात। सो ये भी आ गया और ये r से ये r फिर कट जाएगा, ये r² हो जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। समझ में आ रही है बात। सो पोटेंशियल ऑफ द कोर ऑफ रेडियस r इसके बराबर आया। नाउ मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मैं भली भांति जानता हूँ कि जब मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूँ v को, ठीक है ना, v से जब मास को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे u मिलता है, ये मैं जानता हूँ। ये होता है पोटेंशियल
और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये पिछले क्लासेस में पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना, पिछले जो गुजरी हुई क्लासेस है उसमें ये बात बताई है, ठीक है ना, ये बेसिक्स जब मैं बता रहा था, समझ में आई बात। तो ये इसका वैल्यू क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ द कोर ड्यू टू एडिशनल मास डिपॉजिटेड ऑन इट। तो डी यू एस, ये दिस विल बी डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल वाला पोटेंशियल एनर्जी होगा। डिफरेंशियल वाला क्यों, क्योंकि ये जो कोर है, ये जो कोर है इसके ऊपर हमने ये जो थीन शेल है ये लाया है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में एनर्जी आएगी, क्योंकि ये जो थीन सा शेल है ये बहुत, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल शेल है तो डिफरेंशियल फॉर्म में ही पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी उसकी, ये इसके इंटरेक्शन के साथ, कोर के इंटरेक्शन के साथ, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। सो डी यू एस का वैल्यू किसके इक्वल आएगा फिर, ये इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं शेल के मास को। शेल का मास डीएम है, तो डीएम यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और ये पोटेंशियल ऑफ द कोर तो ये मिल गया, ठीक है ना। तो V मल्टीप्लाइड बाय m वाला फार्मूला यूज़ किया है इसमें, ठीक है ना, मतलब कि पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल मास, ठीक है ना। एडिशनल मास ने जो हमारे थीन स्पेरिकल शेल का मास है वो, ठीक है, और पोटेंशियल ऑफ द कोर, ठीक है। तो ये मिल जाएगा डी यू एस, समझ में आ रही है बात। नाउ आई विल गेट डी यू एस का एक्सप्रेशन, मुझे ये मिल जाएगा फिर, और ये एक्सप्रेशन जैसे ही मुझे डी यू एस का मिलता है फिर मैं क्या करूँगा, बहुत आसान है, मुझे डी यू एस मिल गया। डी यू एस मतलब क्या है, हर एक शेल को जब भी रेडियस आर की कोर बन जाती है, रेडियस स्मॉल आर की जब भी कोर बन जाती है, तो हर एक हॉलो स्पेरिकल शेल डी आर थिकनेस का, ठीक है ना। ये डी यू एस ने क्या मिला मुझे, डी यू एस मतलब जब भी आर रेडियस की स्मॉल आर रेडियस की सॉलिड कोर बन जाती है, ठीक है ना, स्मॉल आर रेडियस की सॉलिड कोर जब भी बन जाती है, तो उसके बाद में डी आर थिकनेस का शेल ऐड करने पे जो मुझे पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो इंटरेक्शन की डेवलप होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी डी यू एस के बराबर है, ठीक है ना। तो मुझे वो मिल गया डिफरेंशियल वाले रूप में। अब मैं डिफरेंशियल वाले रूप को जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर जो कैपिटल आर रेडियस का है उसका मिल जाएगा पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी, ठीक है ना। सो आई विल इंटीग्रेट दिस डी यू एस। नाउ इस डी यू एस को इंटीग्रेट करेंगे तो 3 कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर m कांस्टेंट, आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर m कांस्टेंट, r इज अ वेरिएबल, ठीक है ना, r वेरी कर रहा है। ये जो रेडियस है, ठीक है ना, ये जो कोर की रेडियस है ये स्मॉल r, ठीक है ना, ये स्मॉल r वेरी कर रही है, देखिए यहाँ फिगर में ये स्मॉल r वेरी कर रही है 0 से, क्योंकि 0 से हमने डिपोजिशन करना चालू किया हॉलो स्फीयर्स का डिपोजिशन हमने 0 रेडियस से चालू किया और कैपिटल आर रेडियस तक जारी रखा इस तरीके से, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगी। तो यहाँ पे r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल आर तक की इसका इंटीग्रेशन किया, फिर ये स्मॉल r टू द पावर 5/r आएगा, फिर ये 0 टू r आएगा, फिर ये r को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ये एक्सप्रेशन मिल जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, r इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समझ में आ रही है ना बात। सो दिस इज द पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी। पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी बोलो या ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी बोलो, ठीक है ना, एक ही बात है, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी बोलो, एक ही बात है। तो वही यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का हमें ये मिल गया, समझ में आ रही है बात। दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी गॉट एंड दिस इज योर PYQ ऑफ UPSC। ये पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है पिछले 30 सालों में, समझ में आ रही है बात। सो यू विल हैव टू रिमेंबर, ये रिजल्ट भी याद रखना है और ये डेरिवेशन भी याद रखना है, समझ में आ रही है बात। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे सारा नोट्स मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।